हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। ठीक, एकेडमी यहाँ पे इसलिए वैसे फाउंडेशन है, बट यूट्यूब पे पहले से चैनल बना हुआ है एकेडमी के नाम से। हमने बाद में फाउंडेशन किया है, तो इसकी वजह से आप सर्च करना कभी भी तो एकेडमी डाल के ही सर्च करना यूट्यूब पे। ओके, तो अभी जो 9th क्लास का चैप्टर हम पढ़ रहे थे, चैप्टर 2, और सं मानव संसाधन। ठीक, संसाधन के रूप में मानव। तो अब उसके अभी हमने एक पार्ट वीडियो बनाई थी यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो दूसरी वीडियो बन रही है हमारी सेकंड पार्ट में, हम यहाँ से पढ़ेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता। तो यही हमारी हेडिंग है सामने, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने पूरा मानव मतलब पूंजी कैसी होती है, कितने क्षेत्र होते हैं, कैसा कैसा उपयोग, ये सारी चीज़ पढ़ी थी। अब जनसंख्या की जो गुणवत्ता होती है उसके बारे में हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशय के से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। साक्षर, पढ़ी लिखी और स्वस्थ लोग ही देश की एक परिसंपत्ति जनसंख्या के रूप में हम गिन सकते हैं उनको। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों की में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे उसे फल दिए। जैसे आरंभिक समय में जब बचपन था उसका, स्टार्टिंग में उसने अच्छी शिक्षा ग्रहण की, अच्छे से पढ़ा, और बाद में जो उसकी जीवन लाइफ थी, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा वेतन मिलने लगा, इससे उसकी ज़िंदगी अच्छे से कटने लगी और एक अच्छा मतलब जीवन उसे मिला। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। आज अगर वो शिक्षा ग्रहण नहीं करता, जो जैसे उसका दोस्त था, उसने शिक्षा नहीं ग्रहण की, नहीं उसका मन होता तो स्कूल जाता नहीं था, जिसकी वजह से बाद में उसे बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा था। इसने उसके लिए नए क्षितिज खोले। मतलब शिक्षा अगर ग्रहण कर लेते तो एक नया स्कोप मिल जाता है इंसान को, बहुत आगे बढ़ने के लिए एक नया स्कोप मिलने लगता है। नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और संस्कृति में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारणा और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया जाता है। जो प्राथमिक शिक्षा होती है छोटी क्लासों में, वहाँ पे भी क्या है, उसमें गुणवत्ता लाना जरूरी है, उसको आगे बढ़ाना जरूरी, मतलब एक अच्छी मात्रा में उसको सुधार उसमें करके प्रावधान किया जा सकता है अच्छे, जिससे एक प्राथमिक शिक्षा जो है अच्छे लेवल की बन सकती है। और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय, जैसे यहाँ पे टेबल देख सकते हो शिक्षा लेवल का, कैसे कैसे व्यक्ति है इसमें, पुरुष और महिला। ठीक, महिला और पुरुष का ये व्यक्ति इतने हैं, और पुरुष के हिसाब से पहले महिलाओं की संख्या मतलब साक्षरता दर बहुत कम थी, लेकिन 2017 में लगभग बराबर होने वाली थी। अब आगे का जो ग्राफ होगा तब आएगा अपडेट में, तो मिल सकता है। प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई और बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गईं। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-2021 में 99,300 करोड़ रुपए हो गया। मतलब इतना ज़्यादा शिक्षा का जो बजट था बढ़ा दिया गया। सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951 से 1952 के बीच था 0.64% से बढ़कर 2019 से 20 में 3.1% बजटीय अनुमान
हो गया है। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह बजटीय अनुमान 2017 से 18 में घटकर 2.7% बताया गया है। इससे साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2017 में 8.5% हो गई है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है। जब तक शिक्षा किसी के पास नहीं होगी, जब तक वो अपने बारे में जानेगा नहीं कि उसका अधिकार क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, तब तक वो कुछ हासिल नहीं कर सकता। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 14.4% अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षा नागरिक क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 14.2% अधिक है। वर्ष 2011 केरल में कुछ जिलों में साक्षरता दर 96.2% है, जबकि बिहार में 70.9% ही है। केरल वगैरह में क्या है, बहुत ज़्यादा है शिक्षा दर, वहाँ की महिलाएं भी ज़्यादा एजुकेटेड हैं। वर्ष 2015-16 प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.41 लाख से भी अधिक गांवों में फैली है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमज़ोर कर दिया है। मतलब बच्चे जैसे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो इस वजह से ये कमज़ोर हो गया। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूल बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते थे। करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम था। तो इस समय में इन्हें क्या सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, जिससे क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मिल सके। राज्य स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। केंद्र सरकार ने भी इसमें क्या है, एक पहल की है, जिससे इन्हें अच्छे से आगे शिक्षा मिल सके और कम से कम उम्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लॉटो शिविर प्रारंभ किए गए। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने बच्चों के धारण और उनकी जो भरण पोषण की जो स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही थी। इन नीतियों में भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। तो मतलब ये सोचा कि जो गरीब लोग होंगे उनके बच्चे क्या हैं कि इसी वजह से कम खाने के वजह से ही आएंगे। स्कूल से ड्रेसें मिलती है, प्राथमिक स्कूलों में जो प्राइमरी तक है 8th क्लास तक तुम्हें मिलती है, जूनियर में भी मिलती है कि उन्हें भोजन दिया जाता है दोपहर का। तो इसी बहाने से जो गरीब घर के बच्चे हैं कम से कम आते हैं और कुछ पढ़ना ही सीख लेते हैं। ऐसे आते स्कूल में उन्हें धीरे धीरे अगर अच्छा लगा तो आगे वो पढ़ने लगेंगे, इसलिए 8वीं क्लास तक ही उन्हें भोजन दिया जाता है। उसके बाद वो तो फिर इतने हो ही जाते हैं कि पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो आगे बढ़ो। कार्यान्वित किया जाता है। इन्हीं नीतियों से भारत शिक्षित का वृद्धि हो सकती है। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 26.3% तक की वृद्धि 2018 में रही थी। यह विश्व औसतन 26% में मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यावसायिकीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकीकरण के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। दूरस्थ शिक्षा कह रहे हैं कि प्रयास और दूरस्थ शिक्षा मतलब जो बाहर दूर तक जाके पढ़ने के लिए शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के
अभिसरण पर भी केंद्रित किया गया है। मतलब जो केंद्र प्राइवेट हैं तरह से उन पे भी केंद्रित किया गया, और भी शिक्षण संस्था थी जिन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, जो केंद्र सरकार के अंडर आती हैं। पिछले 60 वर्षों में विशेष क्षेत्र में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1951 से 2018 से 19 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है। छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती की सारणी, तो यहाँ पे छात्र कितने आए, कितने अध्यापक हुए, कितने विश्वविद्यालय बने, ये चार्ट में सारा दिया गया है। उसके बाद ये जो चर्चा करने वाला है ये आपस में कर लेना, मतलब ग्रुप में। उसके बाद स्वास्थ्य से, जो स्वास्थ्य है कितना इम्पोर्टेंट है किसी जनसंख्या के लिए, मतलब एक मानव पूंजी में कितना रोल निभाता है। फार्म का उद्देश्य लगभग कह रहे स्वास्थ्य जो है, फार्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। यहाँ क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फार्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वास्थ्य श्रमिक के बराबर कार्य नहीं कर सकता? मतलब ऐसे लोगों को तो नहीं रखेंगे जो फिटनेस सही नहीं होगी, जिनका हेल्थ सही नहीं होगा, क्योंकि वो काम भी सही नहीं करेंगे और बस सैलरी के लिए बैठ जाएंगे, तो वहाँ नुकसान होता है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उससे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन में समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। ज़्यादा वो योगदान नहीं दे पाएगा, किसी काम में थक जाएगा या फिर मानसिक तौर से स्थित नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण कर स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तथा उनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। मतलब पहले से लेके अब क्या जाके एक अलग ही, मतलब उसमें तरक्की देखने को मिली है, डेवलपमेंट मिला है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, एक अच्छी पूंजी का, मानव पूंजी का निर्माण कर पा रहे हैं। इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2014 में 68.3 वर्ष अधिक हो गई। शिशु मृत्यु दर 1951 के 147 से घटकर 2016 में 34 पर आ गई। इसी अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर 20.8 और मृत्यु दर 6.4 आ गई। मतलब जो बच्चे पहले मरते थे वो कम मरते हैं और ज़्यादा जिंदा बच जाते हैं। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार और देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रगति को आंकने के लिए उपयोगी हैं। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन में उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। आयु में वृद्धि तभी होगी जब उसका जीवन स्वास्थ्य क्या होगा, गुणवत्ता अच्छी होगी। शिशुओं के संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। जो उनकी माँ होती है उनकी देखभाल और शिशुओं की देखभाल करने से क्या होता है, शिशु मृत्यु दर कम हो जाती है। भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं है। भारत में कुल 529 मेडिकल कॉलेज और 313 डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। अगली हेडिंग हमारी आती है बेरोजगारी। अगली हेडिंग हमारी है बेरोजगारी। शकल की माँ शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती में काम में अपनी पति बूटा की मदद करती थी।
शकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे। क्या आप शीला या जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? क्योंकि वो बच्चे थे तो उन्हें तो नहीं बेरोजगारी में गिना जाएगा। जो पढ़ लिख के मतलब हो जाते हैं एक 18 साल से ऊपर के, उनके अगर काम नहीं लगा हुआ पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, तो वो बेरोजगार गिने जाते हैं। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते। मतलब काम करने की इच्छा तो है उनकी, लेकिन क्या है, वो काम नहीं मिलता उन्हें। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती, और ना ही जीतू सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। श्रम बाल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच हो। 15 साल से कम के बच्चों को क्या है, रोजगारी में उसमें बेरोजगारी में नहीं गिनती की जाएगी। शकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती हैं। वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है। उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल के दादा दादी और नाना नानी, जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी उम्र उससे ज़्यादा होगी। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। शहरों में क्या पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, गांव में कम होते हैं, लेकिन एक सीजन आता है जैसे गेहूं बो लिया तो उसके बाद फिर वो खाली बैठे रहते हैं, तो वो मौसमी बेरोजगारी होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, जैसे मतलब एक ही काम में बहुत लोग काम कर रहे होते हैं। आओ इनके बारे में हम और विस्तार से पढ़ते हैं। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आधारित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहराई होती है, मतलब कहाई होती है, मतलब गेहूं की कटाई वगैरह ये सब होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिलता। कहना कुछ में विशेष मौसम में भी उन्हें ज़्यादा काम नहीं मिलता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। उनसे उनके पास भूमि खंड होता है, उनके पास मतलब ज़मीन होती है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें 8 लोग काम करते हैं। मतलब कम काम में कम काम, जहाँ कम लोगों का काम है वहाँ ज़्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी है। इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये तीनों इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर तीनों लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेती में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगारी को कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी में शामिल हो जाते हैं। मतलब जैसे 4 लोगों को काम है और हम 8 लोग लगा दे, तो इसमें क्या होगा, एक तरह से प्रच्छन्न बेरोजगारी होगी। शहरी क्षेत्र के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक मतलब जैसे कि 10वीं पास, 12वीं पास और बीए ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री मतलब एमए पास लोग हैं, लेकिन नौकरी पाने में क्या है, असमर्थ हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने
आई है कि कुछ विशेष श्रेणी में जनशक्ति और अधिकार के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों के जनशक्ति की कमी विद्यमान है। कह रहे हैं मतलब अलग अलग श्रेणी की वजह से भी कुछ कामों में दिक्कत आती है, उनमें एक अलग ही कमी विद्यमान होती है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच में बेरोजगारी है, दूसरी ओर अधिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीक कौशल की कमी भी थी। कौशल की भी कमी थी, इसी वजह से उन्हें क्या है, तो अगर आर्थिक समृद्धि के लिए अगर उनकी जो तकनीकी कौशल में कमी है तब भी उन्हें काम नहीं मिलेगा। तकनीकी कौशल अगर उनका अच्छा है तो काम भी अच्छे से मिल सकता था। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। बेरोजगारी से जो जन संसाधन है उसका क्या होता है, नुकसान ही होता है, वो किसी मतलब के नहीं होते। अधिक जनसंख्या में है और किसी काम के नहीं है तो फिर बेकार है। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती है। शिक्षित लोगों के साथ ऐसे के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती है। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और समर्थक रोजगार प्राप्त करने में सामर्थ्य नहीं है, यह एक बड़े सामाजिक अव्यय है। जो समर्थक हैं लेकिन काम करने में असमर्थ है, काम नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या है, एक अपव्यय है, मतलब इन्हें नहीं गिना जा सकता। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है और कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती जाती है। मतलब जो अब जो काम नहीं करे, बेरोजगार हैं, जो काम कर रहे हैं, उन पे क्या होती है, उनकी निर्भरता उसी पे डिपेंड होते हैं ना। तो अकेला कमा के कितना खर्चा चलाएगा। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली के अलगाव में वृद्धि होती है। जब उसके पास पैसे नहीं है, या तो वो अपने स्वास्थ्य देख ले, या खर्चा चला ले, या फिर बच्चों को पढ़ा ले, तो इस स्थिति में वो अपना खर्चा चलाता है और बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा सामर्थ्य नहीं हो पाता। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए क्या है कि किसी अर्थव्यवस्था पर जो विकास पर बेरोजगारी का बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था पर का सूचक है। बेरोजगारी क्या है, वृद्धि में क्या है, बहुत धीरे धीरे क्या है, अर्थव्यवस्था का मंदीग्रस्त सूचक है। अर्थव्यवस्था इससे हमारी क्या होगी, पीछे जाएगी। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। सांख्यिकी रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उदारता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब जितना वो काम करते हैं उतनी उनकी इनकम नहीं होती है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे काम उन पर थोपे हुए हैं। मतलब एक तरह से उन्हें डरा धमका के काम किया हुआ, इसलिए वो कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम में जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। गरीब लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कोई ना कोई काम मिल जाए जिससे दो रोटी उनकी चल सके, बस अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए कोई सा भी काम हो, मजबूरी में ही करना पड़ता है, वो कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी होती है। जैसे गांव में हो गया, देहातों में हो गया, खेतों में क्या होता है, अगर कोई थोड़ा सा काम है तो एक दो लोग नहीं बल्कि परिवार के सभी लोग मिलकर काम करने लगते हैं। तो एक तरह से वो दिखता है कि प्रचंड बेरोजगारी, मतलब खाली बैठे हुए सारे इसीलिए लग गए काम में। नहीं तो जितना अगर काम सब कर रहे होते तो कुछ ही लोग उसमें काम कर रहे होते जो खाली होते हैं।
लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत में काम में साझेदारी और उत्पादित फसलों में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाई में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती और प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। अब ये क्या करते हैं, गांव से शहरों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शहरों में छोटा मोटा काम उन्हें मिल जाता है। गांव में तो जैसे खेत नहीं है तो वे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, बहुत से लोगों का छोटे छोटे खेत होते हैं, उसमें पूरे परिवार का खर्च नहीं चलता, तो शहरों में आके वो कोई सा भी काम आसानी से कर लेते हैं। उपयुक्त तीनों क्षेत्रों में रोजगार की परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। कह रहे जो सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या है, कृषि, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग काम करते हैं। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रचलन बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। लेकिन पहले तो कमी आई थी, लेकिन अब क्या है, लॉकडाउन कोरोना के वजह से कुछ ज़्यादा ही खेती पे आश्रित हो गए, क्योंकि बहुत से लोग शहरों से जा चुके हैं, शहरों से जाके गांव में अपनी खेती पे ही डिपेंड है, खेती में ही ज़्यादा कर सकते हैं, और कोई बहुत से काम बंद हो चुके हैं। आज भी यही स्थिति बनी हुई है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में चला गया है। द्वितीय क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। तृतीय क्षेत्र में जैविक प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीखे विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं। अब इसमें क्या है कि नई नई सेवाएं सामने आती जा रही हैं। यह जानने के लिए एक कहानी पढ़ें कि कैसे लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं। एक गांव की कहानी। अब इसमें यहाँ पे अब ये जो ब्लू बॉक्स है इसमें एक गांव की कहानी देखेंगे। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि उससे उसके सदस्य खा पी सके, बस इतना मतलब करते थे ताकि उनका अपना भोजन चल सके पूरे, मतलब जब तक साल भर का। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला लिया। लड़के को निकट के एक कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिला, मतलब एग्रीकल्चर वाले कॉलेज में मिला जहाँ पे खेती सिखाई जाती है। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गांव वापस लौट आया। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वहीं उसकी पूर्ति हुई, और वही जो उसकी पूर्ति करने लगा। मतलब कुछ स्किल, जैसे अभी गांव में क्या होता है, सब नई नई स्किल नहीं जानते। शहर में आते हैं, जिसके पास पैसा होता है, सोच होती है कि हम कुछ करें, वो शहर में आते हैं, किसी तरह से नई स्किल सीखते हैं और गांव में वापस जाके अपना बिजनेस डालते हैं और अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, और गाँव में उसका प्रचार होने लगता है, फिर वो स्किल डेवलप होने लगती है, ज़्यादा आसानी से काम किया जा सकता है। उन्होंने इससे अच्छा लाभ हुआ जिससे उन्होंने आपस में बांट लिया। जैसे कि उनके पास मिलके गांव के उस परिवार में अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी, और जब फसल उन्होंने बेच दी तो उन्हें क्या है कि फसल से अच्छा पैसा मिला, जिसे आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवार ने एक बैठक की। जब उन्हें लगा कि मतलब ये आगे निकल गए, तो वो सारे गांव वाले मिलकर उनसे वो एक बैठक करते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए भी बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया, कि तब उन्हें लगा कि अगर पढ़ाएंगे और स्कूल हमारे पास होगा तो हमारे बच्चे भी कुछ सीख पाएंगे, जिससे आगे कुछ तरक्की कर पाएंगे। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से स्कूल खोल दिए। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। वहां अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सीने लगी, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। इसका एक और
सकारात्मक प्रभाव हुआ कि किसान का कपड़ा खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय अब बचने लगा। वही जब दूसरे शहर में जाके सिलवाते थे, कपड़ा खरीदते थे, अब वहीं से वो मिलने लगा, वहीं कपड़ा खरीदते थे, वहीं सिलवा लेते थे। किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे थे, इसलिए उपज बढ़ गई। समय यह समृद्धि का प्रारंभ था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थी। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ वहाँ गांव जहां प्रारंभ में किसी एक नए काम औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों की से परिपूर्ण हो गया। यह एक साधारण गांव की कहानी थी जहां मानव पूंजी के उठते स्तर के ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित किया। मतलब धीरे धीरे एक एक करके गए तो उसमें डेवलप आगे लगा, फिर और विकास लाए और लाए, धीरे धीरे तरक्कियाँ, नई नई टेक्नोलॉजी उनके गांव में आने लगी, बाहर से सीख सीख के आए और गांव की हेल्प करने लगे। तो यही तो आपका चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर और कोई चैप्टर की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दें। चैप्टर का नाम किसी भी सब्जेक्ट से चाहिए तो उसे कमेंट में कमेंट कर दें। ठीक, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।